हेलो बच्चे लोग, हम लोग इंग्लिश जो एक बहुत टिपिकल सब्जेक्ट बिहार के लोगों के लिए माना जाता है या अपने क्षेत्र के लोगों के लिए माना जाता है, तो उनको इंग्लिश में इंटरेस्ट डेवलप कैसे हो और उनका इंग्लिश बढ़िया कैसे हो, या फिर वो भी अगर जनरल कंपटीशन की तरफ जाते हैं या फिर ट्वेल्थ की तैयारी करते हैं तो अपने इंग्लिश को कैसे अच्छा कर सकते हैं, हम इस पे आज बातचीत करेंगे आपके साथ। और इस वीडियो के साथ ही हम यहाँ से इंग्लिश का कोर्स शुरू करेंगे और बैक टू बैक आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, जहां से कि आप धीरे धीरे क्लास को अगर कंटिन्यू करते रहेंगे और पूरे क्लास को देखते रहेंगे, शुरुआत के 2-3 क्लास आपको पेशेंस बनाना होगा ताकि हमारी और आपकी ट्यूनिंग बन जाए। और जो टाइम हम 2-3 क्लास में लेंगे आपस में स्टूडेंट और टीचर के ट्यूनिंग की, वो अगर कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आने जा रहा और धीरे धीरे आप भी अपने इंग्लिश को बाकी लोगों की तरह बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए बातचीत के साथ कुछ कुछ लिखते भी। जैसे जनरली देखिए इंग्लिश है क्या, तो ये है एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज बहुत टिपिकल नहीं है। सब्जेक्ट में आपको फॉर्मुलाइज हो सकते हैं या उसके बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज जैसे आप जहां रहते हैं, अपने गांव में हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं। अब देखिए बोल रहे हैं में क्या है, आप अगर कुछ स्पीक कर रहे हैं तो इसी थीम को समझना है कि जैसे आप भोजपुरी बोल पा रहे हैं, हिंदी बोल पा रहे हैं, इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो लैंग्वेज एक वर्ड समझता है क्या, अरेंजमेंट का। किसका? अरेंजमेंट का। अब अरेंजमेंट क्या है, तो जैसे मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां एक वर्ड हो गया मैं, आपको पढ़ाना, ये 3 टर्म लगभग हो गए। जैसे आई एम टीचिंग यू, एक टर्म यहां दिखा, एक ये दिखा, एक टीचिंग और एक यू। इसी वर्ड्स का अरेंजमेंट अगर आप सीख लें, जैसे अगर आपको नहीं पता हो आई एम टीच यू लिख दिए, देखने में क्लमजी लगेगा और गलत भी लगेगा, लेकिन अगर इसी अरेंजमेंट को आप सीख जाते हैं कि ये वाला वर्ड क्या है, अगर आपकी पहचान हो जाए कि ये क्या लिखा हुआ है और ये ही क्यों लिखा गया, यहां पे आर क्यों नहीं लिखा गया, यहां पे आईएनजी ही क्यों जुड़ा, कुछ और क्यों नहीं जुड़ा, तो इस स्थिति में आप धीरे धीरे इन सभी के अरेंजमेंट सीखेंगे और ऐसे करके आप धीरे धीरे अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर लेंगे। अब इसको अरेंज करना सिखाएगा कौन, इन सभी वर्ड्स को कि किसको कहां रखना है और किसके अकॉर्डिंग किसको रखना है, इसको सिखाएगा कौन। तो इसी को सिखाने का काम करता है ग्रामर। और इसी के वजह से हम बहुत पहले से जब भी हमको कुछ पढ़ना होता है तो हम बोलते हैं कि ग्रामर पढ़ लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश में हम ग्रामर पढ़ते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, कहीं भी किसी भी लैंग्वेज को अगर अरेंज करना है तो उसके ग्रामर को समझना होगा। जैसे हिंदी आप बोलते हैं तो उसके ग्रामर को आप इसलिए समझ पाते हैं कि वो आपके आसपास हो रहा है, लोग बोल रहे हैं और वो आप वर्बली समझ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से इसको भी आप अगर प्रयास करेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए कैसे, मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं यहां पे। जैसे मैंने एकदम आपकी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करता हूं और वो पॉपुलर सेंटेंस जो आप हमेशा देखते हैं। आपने हर जगह ये सेंटेंस देखा होगा और आप फैमिलियर हैं, इसीलिए ये सेंटेंस आपके साथ में लिख रहा हूं। जनरली हमको एक वाक्य बनाने के लिए, क्योंकि अगर लैंग्वेज है तो उसे हमको किसी के सामने बोलना है, जब बोलना है तो हमें एक ऐसा लाइन बोलना है जिसका कंप्लीट सेंस उसे मिले, हम क्या बोल रहे हैं सामने वाला समझ पाए, और यही प्रॉपर लैंग्वेज है। अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, आपके साथ परिचय है इसका, राम आम खाता है, एकदम छोटे से वाक्य में मैं आपके सामने रख रहा हूं, कारण ये कि आप इस चीजों को कनेक्ट करें और मेरे साथ इस चीज को समझें। जैसे ये कौन है, ये कौन है, अगर हम इसको वही अंग्रेजी की तरफ लेके जाते हैं तो राम इट्स अ मैंगो। अगर एज इट इज लिखना होता तो राम लिखे, यहां नीचे मैंगो लिखना था, यहां खाने का इंग्लिश लिखना था और यहां है के लिए इज लिख दिया चाहिए था।
जैसा कि अगर हम इसको एज इट इज इसका हिंदी अगर हम याद करें कि राम का राम हो जाता है, मैंगो हो जाता है इसका, ईट हो जाता है इसका, और इज जनरली हम यूज करते हैं है के लिए। लेकिन उस तरीके से अगर आप पढ़ते तो राम, मैंगो, इट, इज, अगर ये सेंटेंस आप किसी के सामने बोलेंगे उसको समझ ही नहीं आएगा ये आपने कहा क्या। तो इन्हीं वर्ड्स के अरेंजमेंट को सिखाने का काम करेगा ग्रामर। और जैसे ही इनका अरेंजमेंट सीख जाएंगे, क्योंकि वर्ड्स आपके पास हैं, क्या इसमें से किसी का भी अंग्रेजी आपको नहीं पता है? सबका अंग्रेजी पता है, लेकिन फिर भी गलती क्यों लिख दी? क्योंकि आपको इसके अरेंजमेंट पता नहीं है, इसका जो ग्रामर है वो आपको पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि आप ये जिस टाइम ये समझ लेंगे कि कौन किस जगह पे आएगा, कौन किस जगह पे आएगा का मतलब कि सेंटेंस में किसका रोल क्या है। जैसे यहां देखिए, सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस अगर हमको बोलना हो तो दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं हमारे लिए। कैसे जरूरी? के तौर पे क्या कि आप जैसे अपने आप को ले लीजिए, आप बोल रहे हैं मैं पढ़ता हूं, ठीक? तो मैं पढ़ता हूं में कम से कम एक आप व्यक्ति और एक आपकी एक्टिविटी। अब जो आप व्यक्ति हैं वो कौन है? तो जो व्यक्ति आप हैं वो काम करने वाले हैं। काम क्या कर रहे हैं? पढ़ने का। तो जो आप काम कर रहे हैं वो आप व्यक्ति हैं और काम कर रहे हैं पढ़ने का। तो जो व्यक्ति है यानी जो किसी काम को कर रहा है उसी को हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोलते हैं जो काम कर रहा है, और जो काम हो रहा है यानी सब्जेक्ट की जो एक्टिविटी है वही क्या कहलाती है? वर्ब। तो अगर दुनिया में सबसे छोटा सेंटेंस भी लिखना होगा, क्योंकि लैंग्वेज है तो वो एक सेंटेंस में बोलेंगे आप, तो दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस भी अगर आपको बोलना होगा तो कम से कम दो लोग चाहिए, एक करने वाला और एक जो करने वाला काम कर रहा है वो। कम से कम ये दो शब्द आपको चाहिए तो आप दुनिया का एक सबसे छोटा सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन इस दो के बिना आप कोई सेंटेंस सोच के देखिए, आएगा ही नहीं आपके दिमाग में। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी होनी है तो एक्टिविटी को करने वाला भी होना चाहिए। इसका मतलब आप क्या समझे? समझे ये कि अगर हमको कोई सेंटेंस यूज करना है तो कम से कम दो वर्ड्स हमको पकड़ना होगा। किसको किसको? तो एक सब्जेक्ट को और दूसरा वर्ब को। मिनिमम ये दो लोग आपको आने चाहिए। इसके अलावा इधर बहुत सारे वर्ड्स आते हैं वो अलग चीज है, लेकिन मिनिमम अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो क्राइटेरिया है कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। जैसे आप स्कूल जाते हैं, क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास एटलीस्ट उस स्कूल में आपका एडमिशन होना चाहिए, उस स्कूल का जो कोड है या कोड ऑफ कंडक्ट है या फिर जो ड्रेस है वो आपके पास होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो मिनिमम दो लोग आपके पास होने चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अब दिक्कत कहां है? हमको पहचान ही नहीं है किस चीज का, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, और इसी चक्कर में हम उल्टा पुल्टा लिख जाते हैं। आइए देखते हैं। अब जैसे ही हमने देखा कि हमको चाहिए सब्जेक्ट और हमको चाहिए वर्ब। अगर हमें कोई व्यक्ति मिल जाए और बता दे कि सब्जेक्ट कैसा दिखता है और वर्ब कैसा दिखता है, तो इतना तो हमको पता चल गया कि सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आता है। सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आएगा। हमको ये बताने वाला कोई व्यक्ति बस मिल जाए कि सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है, तो फिर हम इनके अरेंजमेंट आराम से अरेंज कर सकते हैं और हम भी सबकी तरह एक अच्छा इंग्लिश बोलने का प्रयास कर सकते हैं, लिखने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चंस में जो एरर होते हैं उसे सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। देखेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पे कौन हो सकता है? आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ग्रामर में याद होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जिनको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते थे। तो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट होते थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और लास्ट इंटरजेक्शन।
इसी में से एक सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट हम, या फिर पूरा सेंटेंस, आप दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस लिखें, इन्हीं में से वो वर्ड्स होंगे। इसके इतर आपको कोई वर्ड्स मिलने नहीं जा रहा। चाहे आपके सेंटेंस में फ्रेजेस लिखे हों, क्लॉज लिखे हों, या फिर इडियम्स लिखे हों, वो भी यहीं से बनेंगे। तो ये टोटल अगर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इनका यदि आप पहचान कर लेते हैं तो उस स्थिति में आप इनके अरेंजमेंट सीखेंगे और आफ्टर दैट आपको एक अच्छा इंग्लिश आना शुरू हो जाएगा। तो यदि आपसे कोई ये कहता है कि ग्रामर सीख करके आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, तो ये वैसे ही है जैसे हम ये कहें कि दिन में सूरज नहीं दिखते। सूरज के बिना दिन होना पॉसिबल ही नहीं है। तो यदि हमको अच्छा इंग्लिश आना चाहिए, हमको अच्छा अरेंजमेंट आना चाहिए, हमको अच्छा इंग्लिश लिखने आना चाहिए, इतना सिर्फ नहीं कि हम कुछ बोल रहे हैं और आप समझ रहे हैं, इसके इतर अगर आप अच्छा इंग्लिश जानना चाहते हैं तो आपको उनके वर्ड्स के अरेंजमेंट आने चाहिए, और वो बताने का एक ही काम करेगा, कौन? जो ग्रामर है। अब जैसे सब्जेक्ट की पहचान कोई करा दे, तो सब्जेक्ट की जगह जैसे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस यहां पे लिखा, राहुल रीड्स अ बुक। यहां पे काम करने वाला कौन है? राहुल। काम क्या कर रहा है? पढ़ने का। इनको हम नहीं मानते अभी ये क्या है, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। लेकिन काम करने वाला कौन? राहुल। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। ये दो बात तो हमें समझ में आ रही है। और सेंटेंस में कम से कम दो लोग होने चाहिए, तभी सेंटेंस बनने की बात की शुरुआत होती है। अब ध्यान देंगे कि जो हमेशा काम करने के लिए आ रहा है, अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, अभी दो चार सेंटेंस आप अपने मन में सोच लीजिए, तो आप जब भी देखेंगे कि जो काम करने के लिए आ रहा है उसका कोई ना कोई नाम हो रहा है, कुछ ना कुछ उसका नाम है, या फिर कुछ लिमिटेड वर्ड्स आएंगे। जैसे मैंने कहा कि राहुल किताब पढ़ता है, राहुल रीड्स अ बुक। मैं यहां पे ये कह दूं कि मैं किताब पढ़ता हूं, तो आई रीड अ बुक। मैं कौन हूं? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, मेरा कुछ नाम होगा। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो यहां पे काम करने के लिए आ रहा है, इसका कुछ नाम है। मेरी बात से आप सभी सहमत हैं या नहीं? तो जो यहां पे काम करने के लिए आ रहा है उसका कुछ ना कुछ नाम है। डायरेक्ट कहिए, जैसे आप कहिए कि वह किताब पढ़ती है, वह घर जा रही है। तो वह घर जा रही है, इट मीन्स कोई एक लड़की होगी, तो वह का एक नाम होगा। वो उस लड़की का नाम गीता, सीता, रीता, बबीता कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी यहां सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है उसका कोई ना कोई एक नाम है। अब जब उसका नाम है तो हमको पहचानना होगा कि इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है, क्योंकि यही टोटल 8 लोग हैं, 8 कैटेगरीज हैं जहां की पूरा वर्ड्स आपको छिपा हुआ मिलेगा। तो हमको समझना क्या है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो ये बताए कि मेरे अंडर में पूरा नाम आता है। तो आप जब चौथे पांचवें क्लास में पढ़ना शुरू किए होंगे तो एक डेफिनेशन आपको मिला होगा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब तो आप बड़े हो चुके हैं और इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप ये अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हाँ, जो भी हम सोच सकते हैं कि एक नाम है, चाहे हम जहां तक सोच सकें, जो हमें दिखता हो नहीं दिखता हो, लेकिन अगर हम सोच सकते हैं कि ये एक नाम है तो वो सबका सब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। जो भी हम सोच सकते हैं और वो एक नाम हो सकता है, या वो उसको एक नाम होने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर वो एक नाम है, तो वो सबका सब क्या होगा? तो वो सबका सब नाउन होगा। कैसे पता चला? हमने बचपन में पढ़ रखा है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितना भी नाम है सबका सब नाउन है। तो अब हम एक बात समझ पा रहे हैं क्या, कि जो भी किसी नाम के अंतर्गत आ रहा है वो नाउन है। और हमारे सब्जेक्ट की जगह पे भी डायरेक्ट
या इनडायरेक्ट क्या आ रहा है? नाम आ रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे यूज होने वाला जो वर्ड है वो नाउन हो सकता है। क्लियर? तो जैसे ये 8 लोग हैं, हमको सबका पोजीशन ही फिक्स करना है, और जैसे ही हम इनके पोजीशन को एडजस्ट कर देंगे एक सेंटेंस में, हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। और उसको पढ़ करके, सोच करके, किसी के सामने बोल करके हम कह सकते हैं कि इंग्लिश मुझे आती है, मुझे भी इंग्लिश बोलना आता है, या फिर मैं भी इंग्लिश में कुछ लिख सकता हूं, या फिर मुझे भी इंग्लिश लिटरेचर की बुक देख के समझ में आती है। कैसे आएगी? सिर्फ इन्हीं 8 वर्ड्स से। तो जैसे अभी आपने क्या देखा कि एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा तो इसका रोल कहां है? तो बेसिकली अगर एकदम छोटे स्तर पे समझ रहे हैं, जहां की मेरे सेंटेंस में सिर्फ 2 लोग हैं, कौन कौन? नाउन, सॉरी, सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट की जगह पे किसके आने की प्रोबेबिलिटी है पहले तौर पे? तो हमने देखा कि सर सब्जेक्ट की जगह पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो आ रहा है वो एक नाम है, और नाम है तो सर हमको पता है कि नाम इसी के अंतर्गत आता है, इसी की बाउंड्री में नाम आता है। तो हमने क्या सीखा कि सर सब्जेक्ट की जगह पे हम नाउन का यूज कर सकते हैं। यानी कि हमको अगर सब्जेक्ट लिखना होगा या समझना होगा मुझे कि सब्जेक्ट है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम ये चेक कर सकते हैं कि वहां जो लिखा हुआ है वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से कोई नाम है या नहीं है। अगर वो एक नाम है तो उसके सब्जेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, वो उस जगह पे सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकता है। तो आपने नाउन के बारे में कितना समझा? तो नाउन के बारे में आपने समझा कि सर कुछ भी हम सोच रहे हैं, जैसे हवा, हवा आपकी फीलिंग नहीं है, हवा गर्म है, ठंडा है, जो आपके बॉडी को कांटेक्ट करता है वो आपकी फीलिंग है। तो हवा, पानी, आग, जो भी आप सोच सकते हैं, जैसे आपका नाम, आप लोग अपना नाम, अपने घर में किसी मेंबर का नाम, आपके घर में जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, फर्नीचर हैं, वो सबका एक नाम है अपना, और वो सब भी क्या है? नाउन। आप जैसे जब बचपन में 4th-5वीं क्लास में होंगे तो हिंदी या इंग्लिश में आप याद किए होंगे कि नाउन इज ए वर्ड, किसका किसका? तो किसी वस्तु का यानी थिंग्स, और किसका नाम? तो किसी व्यक्ति का, और किसका? किसी शहर का, और किसका? हमारे जैसे कॉपी किताब है उसका। तो आपने क्या देखा कि जो भी जगहों को इंडिकेट किया गया, चाहे किसी सिटीज के तौर पे, किसी ऑब्जेक्ट के तौर पे, किसी पर्सन के तौर पे, किसी प्लेस के तौर पे, वो सब क्या इंडिकेट कर रहे थे कि वो एक नाम है। तो हमने इसी को अभी क्या देखा कि नाउन जो है वो एक नाम है। तो यहां से अगर आपको कोई कहे, बहुत सारा वर्ड्स दे दे और कहे कि मुझे इसमें नाउन सिर्फ बताइए कि कौन कौन सा नाउन है, बता सकते हैं आप? तो ऐसा करेंगे कि आपके आसपास जितना कुछ भी दिखता है, आपका ये होमवर्क एक तरीके से रहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम नाउन को पहचान करें तो कैसे करेंगे? तो आप इजीली जो कुछ भी सोच सकते हैं अपने दिमाग में, एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, और जो भी सोच सकते हैं। किसी ने कहा मीठा, नाम है कि नहीं है? तो एक बात बताइए, मीठा किसी का नाम है या फिर आपके फीलिंग्स हैं? जैसे आप कोई चीज टेस्ट करते हैं तो वो आपके अंदर वो एक भाव उत्पन्न होता है कि ये मुझे मीठा लगा, ये मुझे कड़वा लगा, तो वो आपका क्या है? वो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका एक टेस्ट है, तो वो नाम नहीं है। लेकिन गुड़ जिसको आप खाए और मीठा लगा, तो गुड़ यानी जैगरी क्या हो गया? नाउन। जैसे हवा क्या है? नाउन। लेकिन हवा आपको ठंडी लग रही है, तो ठंडा क्या है? वो आपका उसके ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट की वजह से जो फीलिंग हो रही है आपको, वो है। तो वो क्या होगा, वो हम बाद के क्लास में पढ़ेंगे कि वो प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाउन। जैसे आपके हाथ में जो फोन है, नाम है मोबाइल, क्या है ये? नाउन। लेकिन आप जो देख रहे हैं, आपको अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं या फिर देखने में जो आपको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, वो क्या है? तो वो कोई नाम नहीं है, इसलिए वो नाउन नहीं है। लेकिन जैसे जिस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाला, तो ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन। जैसे आप हैं और आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए, जैसे आपका टेबल है, तो टेबल क्या है? नाउन।
लेकिन आपको कोई चीज धुंधला दिख रहा है, तो धुंधला क्या है? धुंधला नाउन नहीं है, क्योंकि धुंधला किसी का नाम नहीं है। जैसे व्यक्ति है, तो व्यक्ति क्या है? नाउन। लेकिन काला है, तो काला उसके बारे में आइडेंटिफाई की जा रही है कि व्यक्ति का कलर कैसा है, तो वो नाउन नहीं है। तो इस तरीके से आप अगर प्रयास करें तो इस छोटे से लेक्चर से नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमने पहले भी आपसे कहा है कि मुझे आपका कम से कम 3 क्लास चाहिए, यानी 3 से 4 घंटे आपके मुझे चाहिए अगर आप मेरे साथ ट्यूनिंग बिठाना चाहते हैं तो। क्योंकि हम जो ग्रामर पढ़ेंगे, हम कतई आपको शुरुआत करके नाउन इज ए नेमिंग वर्ड या फिर इट इज से कुछ करके लिखवाने नहीं जा रहे। हम प्रयास करेंगे कि आप मेरे माध्यम से जो भी वर्ड्स यूज में आते हैं उनको सीखने का प्रयास करें, उनको जाने कि कौन हो सकता है, किसका यूज है, कहां यूज है, कैसा यूज है। और इस तरीके से धीरे 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 फिर आप खुद ही देखेंगे कि आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं और उस सेंटेंस को आप कवर अप कर रहे हैं और आसानी से उन चीजों को आप समराइज कर रहे हैं जो आपके लिए कल तक टफ लगती थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।